संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज ऑफ कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज के समाचार ला बिना कोई फॉर्मेलिटी के शुरू करत हन। पहली न्यूज पर आता हूँ। निजी स्कूल फीस विधेयक। निजी स्कूल फीस विधेयक राज्यपाल महोदया की मंजूरी के बाद अब कानून का दर्जा प्राप्त कर चुका है हमारे राज्य में। जल्द ही इसको राजपत्र पर प्रकाशित करा दिया जाएगा और इसके बाद आप और इसकी जो डिटेल है वो भी प्राप्त कर सकेंगे। जितना समाचार अब तक हमें प्राप्त है वो मैं आपको बता देता हूं सरल शब्दों में। इस अधिनियम या इस एक्ट जो है उसके माध्यम से, जैसा कि नाम है निजी स्कूल फीस विधेयक, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी फीस तय करने के लिए ये कानून काम करेगा। इसमें 3 स्तरीय समिति बनाई जा रही है जो बहुत जरूरी है। नंबर 1 पर जो समिति होगी वो स्कूल स्तर समिति होगी, जहां स्कूल के संचालक और जो पालक होंगे, दैट मीन्स जो पेरेंट्स होंगे, वो भागीदारी निभाएंगे। दूसरे स्तर पर होगी जिला स्तरीय कमेटी, जिसमें कलेक्टर जो होंगे क्षेत्र के वो प्रमुख होंगे। इसके अलावा जो स्थानीय क्षेत्र के विधायक वगैरह हैं उनको भी दल में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो तीसरे स्तर की कमेटी बनेगी वो होगी राज्य स्तर की कमेटी, जिसके अध्यक्ष स्कूल शिक्षा मंत्री होंगे। सबसे महत्वपूर्ण यही कमेटी रहने वाली है, जहां स्कूल शिक्षा मंत्री के आदेश के अनुसार या के निर्णय के अनुसार फाइनली जो फीस तय की जानी है निजी स्कूलों की वो कंफर्म कर दी जाएगी या बता दी जाएगी। इससे फायदा ये होगा कि निजी स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल हैं, वो बार बार अपनी फीस में वृद्धि नहीं कर सकेंगे। फीस के अलावा अतिरिक्त जो दरें वो जोड़ देते हैं तरह तरह के आयोजनों को लेकर, वो नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा और भी जो कार्यक्रम या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कराते हैं और उसका फीस पालकों से वसूला जाता है, ये भी कंट्रोल में लिया जा सकेगा। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह होगी कि विशेष सुझाव या सलाह जो है वो पालकों की एक समिति से भी लिया जाएगा और इसी के बाद फीस दर तैयार की जाएगी। इसमें निजी स्कूल के संचालक यदि अपनी मनमानी करते हैं तो कठोर दंड, जुर्माना और इसके अलावा लाइसेंस रद्द करने जैसे प्रावधान भी किए जाएंगे, जितना जानकारी मिली है। तो भाई जब ये अधिनियम प्रकाशित हो जाए तो हम इसे और थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। बहरहाल ये 3 स्तर की कमेटी जरूर याद रखेगा, जो इस न्यूज का सबसे खास हिस्सा रहेगा। अब बात करते हैं अगले समाचार पर। CSPDCL यानी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनी लिमिटेड आप समझ सकते हैं। ये वो संस्था है जो छत्तीसगढ़ में विद्युत के वितरण का कार्य देखती है। इसने अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकता या विद्युत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण डील की है। ये डील NHPC के साथ हुई है, यानी नेशनल हाइड्रोल पावर जो कॉर्पोरेशन है उसके साथ। 400 मेगावाट विद्युत खरीदेगी NHPC से। कौन? CSPDCL। तो ये जो डील है वो 25 सालों के लिए रहेगी और 25 सालों तक लगातार 400 मेगावाट विद्युत NHPC से खरीदता रहेगा हमारा CSPDCL। इसका उद्देश्य साफ है, छत्तीसगढ़ ने जो अपनी इमेज बनाई है जीरो पावर कट स्टेट की, वो बना करके रखना। किसी भी तरह में मांग बढ़ जाने की स्थिति में भी आपूर्ति करने में हमारा राज्य सक्षम हो सके, बस इस इरादे से यह करार किया गया है। अब अगर विद्युत खरीदी जाएगी, वैसे सोलर एनर्जी खरीदी जाएगी, ये बात आई है, तो कितने रुपए की दर पे खरीदी जाएगी वो भी जान लीजिए। 2 रुपए 62 पैसे प्रति यूनिट की दर से ये खरीदारी की जाएगी। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। गोधन न्याय योजना की चौथी किस्त कल वितरित कर दी गई। मुख्यमंत्री महोदय एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वितरित कर रहे थे और अगर इसमें कुछ डाटा पर नजर डालें तो ये ध्यान रखेंगे 83890 ये वो लोग हैं जिन्होंने गोबर विक्रय किया था, बेचा था, और उन्हें प्राप्त हुई जो राशि है वो 8 करोड़ 2 लाख रुपए की है। यानी कि चौथी किस्त जो रही वो 8 करोड़ 2 लाख रुपए की रही। और अगर इस तरह देखें अब तक चौथी किस्त यानी 15-15 दिन के अंतराल में जो राशि दी जा रही है उस तरह से देखें तो 20 करोड़ 72 लाख रुपए का गोबर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अब तक खरीद चुकी है। गोधन न्याय योजना मुख्यमंत्री महोदय की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और इसका जो आने वाला भविष्य है वो तो अभी थोड़ा दूर ही है, लेकिन खरीदी इतने मूल्य की हुई है जो कि इस योजना को अभी हाल तक तो सफलता से चलता हुआ दिखा रहा है। इसके बाद जो वर्मी कंपोस्ट खाद वगैरह बन सकेगी उसका क्या लाभ होगा ये अभी देखना बाकी है। इसके बाद बात करते हैं अगली न्यूज पर। डॉक्टर तरुण साहब को ध्यान देते हैं। तरुण धर दीवान, अगर इनका पूरा नाम देखेंगे तो डॉक्टर तरुण धर दीवान, मैं अलग अलग टुकड़े में लिख दिया था इसलिए पढ़ने में दिक्कत है। डॉक्टर तरुण धर दीवान ये बिलासपुर के रहने वाले हैं
और अब जानते हैं कि ये इतना चर्चा में क्यों आ गया। तो आईटी प्रोफेशनलिस्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इन्होंने हाल ही में मल्टी फैक्टरल ऑथेंटिफिकेशन फैक्टर विकसित किया है। मल्टी फैक्टरल ऑथेंटिफिकेशन फैक्टर विकसित किया है, इसका उद्देश्य क्या है ये समझते हैं। तो आप सब जानते हैं कि साइबर अपराध अभी कितना बढ़ गया है, और फिल्म देखी होगी या एक वेब सीरीज आई थी हाल फिलहाल में जमताड़ा, और अगर नहीं देखी है तो भाई उसमें बता दें कि साइबर फ्रॉड का बड़ा केंद्र बना हुआ है बिहार झारखंड का जो एरिया है वो। छत्तीसगढ़ में भी इस तरह का एक गिरोह सक्रिय है जहां एटीएम कार्ड फ्रॉड चल रहा है या आपके खाते से पैसे निकाल लेने की घटनाएं चल रही है, जहां ओटीपी पूछा जाता है और फिर बस आपके खाते के पैसे गायब कर दिए जाते हैं। तो भाई ये ओटीपी को भी सुरक्षा प्रदान करेगा, इस तरह का सॉफ्टवेयर इन्होंने विकसित किया है। इन्होंने बायोमेट्रिक जो तकनीक है उसको ओटीपी के साथ कनेक्ट करने की योजना जो है बनाई है। इसका उद्देश्य बस ये है कि जैसे ही ओटीपी आएगा तो ओटीपी एक्सेस करने के लिए सिर्फ ओटीपी का जान लेना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि आवाज या जरूरत पड़े तो आंखों की पुतलियों का स्कैन जो है वो ओटीपी के साथ काम करेगा, तब कहीं जाकर के ये धनराशि निकाली जा सकेगी। इससे फायदा ये होगा कि सिर्फ ओटीपी जान लेने से आपका पैसा कोई भी नहीं निकाल लेगा जब तक कि आप वहां मौजूद ना हो। तो भाई बधाई हो इनको, डॉक्टर तरुण धर को। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। रेलवे एसेंसलरी निर्माण केंद्र यानी कि रेलवे के कलपुर्जों का निर्माण छत्तीसगढ़ में होगा। 2 स्थान इसके लिए चयनित किए गए हैं, दोनों स्थान जिला दुर्ग से संबंधित है। एक कुम्हारी होगा और दूसरा छावनी क्षेत्र। दोनों जगह 50-50 हेक्टेयर भूमि, माफी चाहूंगा, 50-50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और अब जल्द ही रेलवे यहाँ अपना संस्थान शुरू करने वाला है। यहाँ रेल में लगने वाले छोटे से लेकर बड़े कलपुर्जे तैयार किए जाएंगे, यानी कि रेलवे के पार्ट्स तैयार किए जाएंगे जिनको हमको दूसरे राज्यों से मंगाना पड़ता था। तो ये एक बेहतर पहल है। दोनों जगह का नाम याद रखेंगे, कुम्हारी और छावनी। दोनों चीजें होंगी, एक तो रेल कलपुर्जों के निर्माण में हमें दूसरे राज्यों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा या दूसरे केंद्र की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, और दूसरा इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो सकेगा। जगह का नाम फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, कुम्हारी है और छावनी क्षेत्र, 50-50 एकड़। फिर बात करते हैं अगली न्यूज पर। बमलेश्वरी मंदिर यानी बात कर रहे हैं डोंगरगढ़ की, जिला राजनांदगांव। ये वो महत्वपूर्ण स्थान है, वो महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र है छत्तीसगढ़ का, जहां क्वार नवरात्रि का मेला लगता है। वैसे तो छत्तीसगढ़ के बहुत सारे अन्य स्थानों पर भी लगता है, लेकिन इस जगह पर पहाड़ में देवी का मंदिर स्थित होने के कारण, साथ ही साथ रोपवे की सुविधा होने के कारण, छत्तीसगढ़ का एकमात्र जगह है जहां रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। इस तरह की सुविधा होने के कारण बड़ा आकर्षण रहता है इस जगह क्वार नवरात्र का। लेकिन इस साल कोरोना के कारण क्वार नवरात्रि का जो पर्व है वो तो मनाया जाएगा, लेकिन मेले के रूप में नहीं। तो मेला यहाँ रद्द कर दिया गया है इस साल कोई बड़ा आयोजन नहीं किया जाएगा। बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जो कि अभी कोरोना स्प्रेड की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जा रहा है। तो भाई बमलेश्वरी या डोंगरगढ़ का ये मंदिर वो महत्वपूर्ण जगह है जिसकी बात करें तो वो केंद्र सरकार की प्रसाद योजना का हिस्सा भी है। प्रसाद योजना क्या है ये आपकी बारी है कमेंट बॉक्स में लिख के बताने की। अगर मेरा न्यूज शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आप प्रसाद योजना के बारे में जरूर जानते होंगे। आपको ये भी बताना है, कमेंट बॉक्स में मैं हर किसी का उत्तर देखना चाहूंगा। आप गंभीरता से लेते नहीं हैं तो उत्तर मैं चाहता हूं हर कोई दे। छत्तीसगढ़ के कितने जगह, कितने स्थान प्रसाद योजना से जुड़े हैं और प्रसाद योजना क्या है, 2 लाइन के सरल शब्दों में। फिर बात करते हैं ममता चंद्राकर जी की। ममता चंद्राकर जो कि इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया हैं। हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट ये आई है कि उन्हें भी कोरोना का पॉजिटिव पाया गया है। तो भाई देखें, कोरोना अपने पैर बहुत तेजी से पसार रहा है, फिर चाहे वो लॉकडाउन की स्थिति हो या ना हो, हालात अभी भी बहुत अच्छे नहीं हैं। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर, सीरो सर्वे। तो आपको पता ही है, कल भी इस पे हम न्यूज कवर किए थे। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में सीरोलॉजिकल सर्वे या सीरो सर्वे किया जा रहा है, जहां रक्त के सीरम के आधार पर सैंपलिंग ली गई है और ये पता किया जा रहा है कि कोरोना के खिलाफ कितने लोगों में एंटीबॉडी विकसित हुई है। जब किसी क्षेत्र विशेष में 50% से अधिक लोगों में ये स्प्रेड हो जाता है या इस तरह का कोई वायरस फैल जाता है तो भाई एंटीबॉडी विकसित कर लेता है शरीर, ऐसा माना जाता है। छत्तीसगढ़ में अभी जो हाल फिलहाल में अलग अलग जिलों का सर्वे किया गया था उसमें 3-7 का पहले कर लिया गया है, 3 का भी किया जा रहा है। 3 की रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें राजनांदगांव है, बिलासपुर और रायपुर है। तो उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के अभी लगभग 8.5% लोगों को, यानी इन जिलों को लेकर के बोल रहे हैं, उनमें एंटीबॉडी विकसित हो गई है। 8.5 बहुत बड़ी दर तो नहीं होती, बहुत बड़ा परसेंटेज तो नहीं होता,
लेकिन फिर भी 8.5% लोग ऐसे हैं जिनमें इस वायरस के खिलाफ लड़ने की क्षमता विकसित हो चुकी है। तो अगर ये वायरस का स्प्रेड इस तरह से बढ़ता रहा तो वो भी एक पॉजिटिव चीज हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में एंटीबॉडी विकसित हो जाएगी और उसके बाद कोरोना, जैसा कि डॉक्टर्स बताते हैं, एक कॉमन फ्लू की तरह बनकर रह जाएगा, जैसा कि अक्सर मौसम बदलने पर होता है और आप और हम उससे सर्वाइव करके बाहर आ जाते हैं। तो देखें भाई, होपफुल रहते हैं कि एंटीबॉडी बहुत सारे लोगों में विकसित हो, लेकिन कोरोना का स्प्रेड कम से कम होता तो स्थिति ज्यादा बेहतर होती। अब बात करते हैं CR प्रसन्ना जी की। तो स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे परिवर्तन हुए, मैं कल भी चर्चा कर रहा था, उसमें एक परिवर्तन यह भी हुआ था, CR प्रसन्ना साहब को स्वास्थ्य विभाग का विशेष सचिव नियुक्त कर दिया गया है। ये एकदम नई नियुक्ति है जो कि मुझे कल डिस्कस करनी चाहिए थी, बहरहाल आप आज याद रख लें। CR प्रसन्ना साहब स्वास्थ्य विभाग के नए विशेष सचिव होंगे। इसके बाद रावण भाटा की बात करते हैं। रावण भाटा वो जगह है जहां अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण किया गया है। निर्माण तो हो चुका था लेकिन उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ था। माना जा रहा है कि 1 नवंबर को, यानी कि हमारे राज्य स्थापना दिवस को, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री महोदय कर देंगे। जो हमारा अंतरराज्यीय बस टर्मिनल है वो 6 राज्यों के साथ कनेक्टिविटी देता है, यानी कि यहां से 6 राज्यों के लिए बसें निकलती हैं, फिर चाहे वो उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, बिहार हो या फिर आंध्र प्रदेश हो। इन राज्यों के लिए बसें यहां से निकलती हैं और फिर माना जा रहा है कि 1100 बसों का संचालन प्रतिदिन यहां से हो सकेगा। शहरों में बहुत ट्रैफिक की अव्यवस्था सी हो जाती थी, लेकिन इस टर्मिनल के बन जाने पर बसें जो है वो शहरों के भीतर नहीं घुसेंगे, बल्कि बाहर ही बाहर ये परिवहन संभव हो सकेगा। फिर बात करते हैं श्याम दिवाकर, चित्रकार हैं श्याम दिवाकर साहब, बहुत यंग युवा चित्रकार, कोरबा के रहने वाले हैं। इन्होंने अभी हाल ही में एक उपलब्धि हासिल की है, इन्होंने एक तस्वीर बनाई, तस्वीर भगवान श्री राम जी की। आप बोलेंगे क्या नई बात हो गई? 20 लाख बिंदुओं, डॉट्स का प्रयोग करके उसे आपस में कनेक्ट करते हुए ये तस्वीर उन्होंने बनाई है। काफी यूनिक सी तस्वीर है, इसलिए अयोध्या के जो नवनिर्मित रामलला का मंदिर है वहां इसे भेजा जा रहा है और संभवतः वहां की गैलरी में से जगह भी मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धि की बात है, बस इसलिए ये न्यूज आपको बताया। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। फूलबासन यादव, फूलबासन देवी या फूलबासन यादव राजनांदगांव के सकुल देहान क्षेत्र से हैं ये। वैसे तो इनको पद्मश्री सम्मान भी मिला हुआ है, साल 2012 में इनको पद्मश्री सम्मान मिला था। ये व्यक्तित्व का नाम क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी KBC जो नया अभी प्रसारित होने वाला है उसमें ये हिस्सा लेंगे। एक विशेष एपिसोड में अमिताभ बच्चन से मुलाकात करेंगे और पूरा देश इनको देखेगा। वैसे तो ये परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को, अपने क्षेत्र के लोग को टीवी स्क्रीन पर देख करके जो खुशी होगी वो अपनी जगह है। फूलबासन यादव जी का जो जीवन रहा है वो बड़ा कठिन जीवन मानते हैं और कहते हैं कि काफी मुफलिसी, काफी गरीबी देखी थी और उसके बाद हर परिवार से एक एक मुट्ठी चावल जमा करके धान कोठी टाइप की योजना इन्होंने संचालित की थी और उसके बाद फिर कभी पलट करके पीछे नहीं देखा। महिला स्व सहायता समूह बनाई और उसके बाद लगातार 2 लाख महिलाओं को अपने आप से जोड़ चुकी हैं, जिन सबको रोजगार भी मिल रहा है और ये खुद भी प्रगति के पथ पर आगे हैं। खुद के 4 बच्चे थे जिनको एक समय था भुखमरी का दौर देखना पड़ा था। तो ये प्रगति की कहानी भी वो आप खुद अपने शब्दों में सुनाएं और आप वो एपिसोड देखें, बेहतर होगा। फूलबासन यादव, सकुल देहान और जिला राजनांदगांव, मां बमलेश्वरी स्व सहायता समूह के माध्यम से छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों में पहुंचाया था। जब इन्हें पद्मश्री सम्मान मिला था तो उस समय देश में राष्ट्रपति पद पर महिला राष्ट्रपति ही थी, माफी चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति महोदया ही थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के हाथों इन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इतना ही कुछ था आज के समाचार में और फिर कल मिलेंगे और कल आगे के समाचारों पे डिस्कस करेंगे। मैं एक चीज और बता दूं, टेस्ट जो है वो आपका 1 तारीख को निश्चित रूप से होगा। सितंबर खत्म होते ही हम 15 दिनों का टेस्ट लेने वाले हैं, तैयारी जारी रखें। टेस्ट कहाँ मिलेगा? तो भाई मेरे ग्रुप में लिंक जो है वो भेज दी जाएगी। जो अब तक ग्रुप में नहीं जुड़े, क्या करना है, व्हाट्सएप पे अपना नाम और शहर का नाम लिख करके भेजिए, मुलाकात करते हैं हम।